अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कलोनिंग है। कलोनिंग बेसिकली बच्चे एक प्रोसीजर का नाम है। इस प्रोसीजर से कलोन तैयार किए जाते हैं। अब कलोन क्या है? कलोन बेसिकली कॉपीज होती हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की, किसी भी सेल की। अगर हम इसकी ओवरऑल देखें तो बच्चों, अगर एक सेल की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जाए और उसी सेल जैसे और सेल बना लिए जाएं, तो बच्चों बनने वाले सेल बिल्कुल 100% आइडेंटिकल होंगे। और इन आइडेंटिकल सेल्स को हम क्लोन का नाम देते हैं। यानी बनाने वाला सेल भी, बनने वाले सेल्स भी क्या हैं? हम शक्ल हैं, कहलाएंगे क्या? क्लोन। और इन क्लोन को बनाने वाला प्रोसीजर क्या होगा? क्लोनिंग। इसी तरीके से अच्छा, अगर एक ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जाती है या उसके अंदर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और उसी जैसा एक और ऑर्गेनिज्म बन जाता है, फिर यही प्रोसेस रिपीट होता है, एक और ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो बच्चों, ये बनने वाले जो दोनों टाइप के ऑर्गेनिज्म होंगे, दीज विल बी 100% आइडेंटिकल टू ईच अदर। जर्रा बराबर भी उनके अंदर फर्क नहीं होगा। हम शक्ल होंगे, इनको हम कहेंगे क्लोन। और इनको बनाने वाले ऑर्गेनिज्म भी क्या हैं? वो भी इन्हीं के ही हम शक्ल हैं। तो ऑर्गेनिज्म और उनसे एसेक्स रिप्रोडक्शन करके पैदा होने वाले ऑर्गेनिज्म क्लोन कहलाते हैं। इसी तरीके से एक सेल और उस सेल से एसेक्स रिप्रोडक्शन के जरिए नए जो सेल्स बनते हैं वो भी क्लोन कहलाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अगर किसी एक ऑर्गन की क्लोनिंग होती है, उसी जैसे ऑर्गन बनते हैं, तो बच्चों वो ऑर्गन भी बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे। इसी तरीके से अगर एक डीएनए के मॉलिक्यूल की क्लोनिंग होती है, तो उसी डीएनए जैसे ही और मॉलिक्यूल बनेंगे, 100% आइडेंटिकल होंगे। और ये कब तक 100% आइडेंटिकल रहेंगे? जब तक कि उनके अंदर म्यूटेशन नहीं हो जाती। तो क्लोन क्या है? क्लोन को हम कहेंगे हम शक्ल सेल्स, हम शक्ल ऑर्गन्स, हम शक्ल ऑर्गेनिज्म, या हम शक्ल डीएनए। और इनको हम शक्ल बनाने वाला जो प्रोसीजर है, उसको हम क्लोन का नाम देते हैं। तो बच्चे, पहले पहले हम इस क्लोन की डेफिनेशन की तरफ आ जाते हैं। अ क्लोन इज डिफाइंड एज अ सेल। इसको डिफाइन किया जाता है, ये एक सेल होता है, और इंडिविजुअल या फिर कोई इंडिविजुअल होता है, एंड ऑल इट्स एसेक्सुअली प्रोड्यूस्ड ऑफ स्प्रिंग्स। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए पैदा होने वाले तमाम ऑफ स्प्रिंग्स, ऑल विल बी कॉल्ड एज क्लोन। बच्चे, क्लोन के जितने भी मेंबर्स होते हैं, दीज आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। मतलब क्या है कि डीएनए के हवाले से ये सारे के सारे आइडेंटिकल होते हैं। और इनके अंदर तब्दीलियां कब आती हैं? जब इनके अंदर कोई म्यूटेशन हो जाए। जब तक म्यूटेशन नहीं होगी, ये एक जैसे ही रहेंगे। क्लोनिंग इज प्रोसेस ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर क्लोन प्रोडक्शन। क्लोन को पैदा करने वाला ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अगर ओवरऑल हम देखें तो बच्चे, जो एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, नेचुरली तौर पर अपनी रिप्रोडक्शन कलोनी के जरिए नहीं करते। अलबत्ता बहुत सारे इंसेक्ट्स और बहुत सारे जो लोअर प्लांट्स होते हैं, ये मखसूस हालात में, इन सम सरकमस्टांसेस, मखसूस मखसूस हालात में कलोनी करके अपनी नेक्स्ट जनरेशन को बनाते हैं। जबकि कुछ ऐसे भी इंसेक्ट्स मौजूद होते हैं जो मुसलसल अपनी ग्रोथ या अपनी रिप्रोडक्शन कलोनी के जरिए ही करते हैं। बच्चे, एक वक्त ऐसा था कि जब साइंटिस्ट कहा करते थे कि कलोनी का प्रोसेस नामुमकिन है, कलोनी का प्रोसेस हो ही नहीं सकता। अब उसकी डिफरेंट रीजंस थी, लेकिन पहला साइंटिस्ट स्कॉटलैंड का आयान बेलमेंट था, जिसने साइंटिस्ट के इस आइडिया को गलत साबित किया था। और इसने कहा था भी कलोनी का प्रोसेस हो सकता है। और इसने बाकायदा वो प्रोसेस करके दिखाया 1997 में। और इसी प्रोसेस के जरिए उसने एक शीप तैयार की थी, और उस शीप को हम डोली का नाम देते हैं। और उसके बाद फिर साइंटिस्ट ने माइस और काउस पर भी ये प्रोसेस रिपीट किया, और बहुत सारे माइस और काउस को कलोनी के जरिए तैयार किया था। कलोनी की बच्चे, अगर हम टाइप्स देखें तो बुनियादी तौर पर इसकी दो टाइप्स हैं। एक हम ऑर्गेनिज्म कलोनी का नाम देते हैं, और दूसरी को हम एम्ब्रियो कलोनी का नाम देते हैं।
अब ऑर्गेनिज्म कॉलोनी क्या है, एक ऑर्गेनिज्म से उसी जैसे नए ऑर्गेनिज्म बना, ये ऑर्गेनिज्म कॉलोनी कहलाता है। अब आप लोगों को मैं एग्जांपल की मदद से ये सारा प्रोसीजर समझा देता हूँ। आप लोगों के सामने एक शीप मौजूद है बच्चों, इसको हम ए शीप का नाम दे देते हैं, समझाने की खातिर ए शीप का नाम देते हैं। और ये वो शीप है जिसके अंदर करेक्टर्स बहुत अच्छे हैं। मसलन इस शीप के अंदर मिल्क की प्रोडक्शन भी ज्यादा होती है बनिस्बत दूसरी शीप के, इसका वेट भी ज्यादा है, ब्यूटीफुल भी है, इसके अलावा भी इसकी बॉडी के अंदर बहुत सारे अच्छे करेक्टर्स मौजूद हैं। अब क्वेश्चन यह है कि इसके अंदर इतने सारे अच्छे करेक्टर्स इकट्ठे क्यों हो गए हैं बच्चों। उसकी रीजन यह है कि इस शीप की बॉडी के अंदर पाए जाने वाले तमाम सेल्स के अंदर जो डीएनए है, उस डीएनए के अंदर जीन्स बड़ी अच्छी क्वालिटी वाले हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि जिस शीप के अंदर इसी शीप जैसे जीन्स मौजूद होंगे, वो शीप भी 100% इसी शीप की तरह ही होगी। क्योंकि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको कंट्रोल करते हैं जीन। जितने अच्छे जीन्स मौजूद होंगे, अच्छे कैरेक्टर्स उन ऑर्गेनिज्म के अंदर जाहिर होंगे। अब हमारी ख्वाहिश ये है कि इसी शीप जैसी कई शीप और तैयार की जाए। तो बच्चों ऐसा मुमकिन है सिर्फ और सिर्फ कॉलोनी के थ्रू। एक और शेप आप लोगों के सामने मौजूद है और इसको हम नाम देते हैं बी शीप का। बच्चे इस बी शीप के अंदर जो करेक्टर्स हैं वो ए शीप की निस्बत कमजोर हैं, वीक है। मसलन इनके अंदर मिल्क की प्रोडक्शन भी कम है, इसके अंदर वेट भी कम है, इसकी शक्ल भी बिल्कुल ऑर्डिनरी है। अब इसके अंदर जो करेक्टर का ये डिफरेंस है पहली शीप के मुकाबले में, वो किस वजह से है? ड्यू टू हैविंग लेस क्वालिटी ऑफ जीन्स। इनके अंदर जीन्स की वो क्वालिटी मौजूद नहीं है जो ए शीप के अंदर पाई जाती है। अब हमारी ख्वाहिश क्या है कि ए शीप जैसी और कई शीप तैयार की जाए। तो बच्चों उसका प्रोसीजर क्या होता है? प्रोसीजर बच्चे हम बी शीप से शुरू कर देते हैं सिलसिला। बच्चे ये जो बी शीप है जब ये एडल्ट होती है तो एडल्ट होने के बाद इस शीप की ओवरी के अंदर एग्स बनते हैं। और बच्चों ये जो एग्स होते हैं ये मियासिस के जरिए बनते हैं, ये हैप्लॉइड होते हैं। फिर ये एग इन इस शीप की ओवरी से मूव करके ओविडक्ट में पहुंचते हैं और फिर ओविडक्ट के अंदर इन एग्स की फर्टिलाइजेशन होती है एक स्पर्म के साथ। और जैसे ही उसकी फर्टिलाइजेशन होगी तो रिजल्टेंट एक न्यू सेल बनेगा। उस न्यू सेल को हम नाम दे देंगे जाइगोट का। अब बच्चे ये जो जाइगोट होगा ना, ये होगा डिप्लॉइड, क्योंकि इस जाइगोट के अंदर जो न्यूक्लियस मौजूद होगा, इस न्यूक्लियस के अंदर हाफ क्रोमोसोम स्पर्म से आए हुए होंगे, हाफ क्रोमोसोम एग से आए हुए होंगे। और जब ये दोनों क्रोमोसोम का सेट आपस में कंबाइन होता है तो एक डिप्लॉइड सेल बन जाता है। ऐसे बनने वाले फर्टिलाइजेशन के बाद वाले जो सेल होता है उसको हम फर्टिलाइज्ड एग या फिर हम उसको जाइगोट का नाम भी दे देते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, इस जाइगोट को बॉडी से बाहर निकालते हैं। ये फर्टिलाइज्ड एग जो है इसको हम बॉडी से बाहर निकालते हैं और इसके ऊपर रेडिएशन का इस्तेमाल करते हैं। ये रेडिएशन बच्चे जैसे ही जाइगोट को हिट करेंगे तो जाइगोट के अंदर मौजूद न्यूक्लियस डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब ये जाइगोट तो रहेगा, इस जाइगोट के अंदर साइटोप्लाज्म भी रहेगा, लेकिन अब इसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होगा क्योंकि ये न्यूक्लियस डिस्ट्रॉय हो चुका है थ्रू रेडिएशन। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट हम ए शीप की तरफ आते हैं। ए शीप की बॉडी से कोई सेल हम ले लेते हैं, बॉडी से कोई सेल लेते हैं। बच्चों बॉडी को बनाने वाले सेल्स को हम सोमैटिक सेल्स का नाम देते हैं। दीज आर डिप्लॉइड सेल्स। इसके मुकाबले में जो बाकी एग्स और स्पर्म को बनाने वाले सेल्स होते हैं उनको हम जर्म लाइन सेल्स का नाम देते हैं। वो भी डिप्लॉइड होते हैं लेकिन उन सेल्स में मियासिस होती है। जो सोमैटिक सेल्स होते हैं बच्चों सारी बॉडी के डिप्लॉइड ही होते हैं, इनके अंदर माइटोसिस होती है और फिर इन सेल्स की डिवीजन होती है। अच्छा बच्चे, ए शीप से सोमैटिक सेल्स को बाहर निकाला। ये सोमैटिक सेल्स बच्चे स्किन से भी निकाल सकते हैं, ये सोमैटिक सेल्स बॉडी के अंदर किसी और ऑर्गन से या बाहर के किसी ऑर्गन से भी निकाल सकते हैं। अच्छा अब सोमैटिक सेल्स में से हम न्यूक्लियस को बाहर निकाल देते हैं। अब देखो बच्चे, इस ए शीप के अंदर जितने भी करेक्टर्स हैं उन करेक्टर को कंट्रोल करने वाले हैं जीन्स। ये जीन्स मौजूद होते हैं इसकी बॉडी के तमाम सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर बच्चे ये जीन्स मिलकर
डीएनए को बनाते हैं, फिर डीएनए के साथ प्रोटीन मिलती हैं, क्रोमोसोम्स बनते हैं। तो बच्चों इसमें जो क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर ही होते हैं। तो न्यूक्लियस को हम यहाँ से निकालते हैं बाहर, और फिर इसी न्यूक्लियस को वो जो जाइगोट पहले बी शीप का बनाया था ना, जिसके अंदर से न्यूक्लियस को निकाला हुआ था, उसी जाइगोट के अंदर इसका न्यूक्लियस डाल देते हैं। अब बच्चों ये जो जाइगोट अब बन जाएगा, इसको हम कहते हैं अल्टर्ड जाइगोट, यानी ये वो जाइगोट है जो तब्दील शुदा है। इस जाइगोट में साइटोप्लाज्म तो बी शीप का है, लेकिन इसके अंदर न्यूक्लियस ए शीप का है। और न्यूक्लियस के अंदर का जितना भी हेरिडेटरी मटेरियल है, जीन है, डीएनए है, क्रोमोसोम है, ये भी सारे के सारे किसके हैं? ए शीप के हैं। अब बच्चे इसी अल्टर्ड जाइगोट को हम उठाते हैं और बी शीप की यूट्रस के अंदर डाल देते हैं। और जैसे ये यूट्रस के अंदर अल्टर्ड जाइगोट पहुंचेगा तो बच्चों इसकी फर्दर डिवीजन होगी, क्लीवेज होगी, यानी माइटोसिस होगी। और माइटोसिस के नतीजे में बहुत सारे सेल और बनेंगे। पहले एम्ब्रियो बनेगा, फिर इस एम्ब्रियो की इम्प्लांटेशन होगी यूट्रस के साथ, नॉर्मल डेवलपमेंट होगी, ग्रोथ का प्रोसीजर होगा। और बच्चों इस बी शीप के अंदर अब जो बेबी बन रहा होगा, उस यंग बेबी को बनाने वाले तमाम सेल्स में जो न्यूक्लियस मौजूद होगा, डीएनए मौजूद होगा, वो ए शीप वाला होगा। जब डेवलपमेंट वाला सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो इस बी शीप से बेबी की बर्थ होगी। और वो कैसा बेबी होगा? एग्जैक्ट ऐसा ही होगा जैसा कि ए शीप होगी। क्यों? उसकी रीजन यह है बच्चे कि इस बेबी के अंदर मौजूद तमाम सेल्स में डीएनए ए शीप वाला है। तो डेफिनेटली जैसा डीएनए होगा वैसे ही उसके अंदर अच्छी क्वालिटी वाले जीन्स भी होंगे और करेक्टर भी वही जाहिर होंगे जो ए शीप के अंदर करेक्टर जाहिर होते हैं। तो बच्चों ये एक सिंपल सा प्रोसीजर है जिसको हम ऑर्गेनिज्म कॉलोनी का नाम दे देते हैं। अब इसके अंदर जो जहन में रखने वाली बात है बच्चों वो ये है कि जो बी शीप से पैदा होता है एनिमल, इसको हम कहते हैं कलोन। प्रोसीजर को हम कहते हैं कलोनिंग। और बच्चों ये ऐसे कलोन के अंदर जो डीएनए है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पेरेंट का होता है। और वो पेरेंट कौन सा है? दैट इज ए, यानी ए शीप इसका पेरेंट है। बी शीप के अंदर इसने बेशक ग्रोथ की है, लेकिन बी शीप का इसके डीएनए के अंदर कोई रोल मौजूद नहीं है। अब नेक्स्ट बच्चे चलते हैं इसकी दूसरी टाइप की तरफ, जिसको हम एम्ब्रियो कॉलोनी का नाम देते हैं। एम्ब्रियो कॉलोनी जो है बच्चे, इसको भी आपने जरा समझना। देखें, आप लोगों के सामने मैंने एक ऑर्गेनिज्म शो किया है, मेल ऑर्गेनिज्म है। बिल्कुल इसी तरीके से एक और ऑर्गेनिज्म है फीमेल। जब बच्चे मेल या फीमेल ऑर्गेनिज्म कोई भी हो सकता है, कोई काऊ भी हो सकती है, कोई शीप भी हो सकती है, कोई गोट भी हो सकती है। तो मेल ऑर्गेनिज्म और फीमेल ऑर्गेनिज्म जब एडल्ट हो जाते हैं तो तब बच्चों ऐसे ऑर्गेनिज्म के अंदर एक प्रोसेस होता है गैमेटोजेनेसिस का, और गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं। मेल ऑर्गेनिज्म के अंदर जो गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं मियासिस के जरिए, उनको हम स्पर्म कहते हैं। और फीमेल ऑर्गेनिज्म के अंदर जो मियासिस के जरिए गैमेट्स बनते हैं उनको हम एग का नाम देते हैं। बच्चे स्पर्म्स और एग दोनों हैप्लॉइड होते हैं, क्योंकि मियासिस के जरिए बनते हैं, क्रोमोसोम्स की तादाद रिड्यूस होकर इनमें हाफ रह जाती है। अच्छा बच्चे, अब नेक्स्ट क्या होता है? ये दोनों टाइप के गैमेट्स आपस में फर्टिलाइज होते हैं। किसके अंदर फर्टिलाइज होते हैं? फीमेल ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर फर्टिलाइज होते हैं और जाइगोट बन जाता है। अब बच्चे ये जो जाइगोट होगा या फर्टिलाइज एग होगा, इसके न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है वो दोनों पेरेंट्स का होता है। मेल पेरेंट्स का होता है जो स्पर्म के थ्रू आता है, फीमेल पेरेंट का भी होता है जो कि एग के थ्रू होता है। यह जाइगोट बन गया किसकी बॉडी के अंदर? फीमेल की बॉडी के अंदर। अब इस जाइगोट ने फर्दर ग्रोथ करनी, इसके अंदर डेवलपमेंट का प्रोसेस होगा। बच्चों जब इस जाइगोट में डेवलपमेंट का प्रोसीजर होता है तो सबसे पहले इस जाइगोट में फर्स्ट क्लीवेज होती है, और इस जाइगोट में क्लीवेज के नतीजे में डिवीजन होती है, दो सेल्स बन जाते हैं। बच्चों बनने वाले इन दोनों सेल्स को हम टेक्निकली ब्लास्टोमेयर्स का नाम दे देते हैं। और इन दो सेल्स को मजमूई तौर पर हम एम्ब्रियो का नाम देते हैं। दिस इज एन एम्ब्रियो विच इज प्रेजेंट एट टू सेल स्टेज। जाइगोट कब तक कहेंगे? जब तक सेल सिंगल होगा। जब इसमें डिवीजन हो जाएगी, दो सेल्स बन जाएंगे,
तब उसको जाइगोट कहने की बजाय एम्ब्रियो का नाम देंगे, एंड दैट एम्ब्रियो विल बी एड टू सेल स्टेज। और इसके अंदर जो दो सेल्स मौजूद होते हैं टेक्निकली उनको हम ब्लास्टोमेयर्स का नाम देते हैं। नॉर्मल हालात में बच्चे ये दोनों ब्लास्टोमेयर्स इकट्ठे रहते हैं, और फिर इन दोनों के अंदर मजीद जब क्लीवेज होगी तो फिर 4 ब्लास्टोमेयर बनते हैं और चारों के चारों इकट्ठे रहते हैं। और फिर मजीद जब क्लीवेज होगी तो नेक्स्ट इनकी तादाद और बढ़ेगी और वो तमाम के तमाम ब्लास्टोमेयर भी इकट्ठे रहेंगे। बच्चे इन तमाम ब्लास्टोमेयर की जो फॉर्मेशन होती है वो माइटोसिस के थ्रू होती है। क्लीवेज का प्रोसेस बेसिकली बच्चों डिवीजन का प्रोसेस होता है, माइटोसिस का प्रोसेस होता है। और जब किसी सेल के अंदर माइटोसिस होती है तो बनने वाले सेल भी पेरेंटल सेल जैसे होते हैं, कोई जर्रा बराबर भी उनके अंदर चेंज नहीं होती। लेकिन अगर कलोनी करवानी हो तो बच्चों जब एम्ब्रियो 2 सेल स्टेज पर मौजूद होगा या इवन के 4 सेल स्टेज पर मौजूद होगा तो यहाँ पर बच्चों यानी कि कलोनी का प्रोसीजर जो है वो शुरू करवाया जा सकता है। कैसे करवाया जाता है? इन ब्लास्टोमेयर को एक दूसरे से सेपरेट करवा दिया जाता है। नेचुरली तौर पर बात बात किसी एनिमल के अंदर ये खुद ब खुद भी सेपरेट हो जाते हैं। अगर ये खुद ब खुद सेपरेट हो जाएं किसी इंसान के अंदर दोनों एम्ब्रियो, एक एम्ब्रियो के दोनों ब्लास्टोमेयर, तो बच्चों फिर क्या होता है? वो जो दोनों के दोनों ब्लास्टोमेयर सेपरेट हो जाते हैं, बोथ विल एक्ट एज इंडिपेंडेंट जाइगोट, और फर्दर वो अपनी ग्रोथ वाला प्रोसेस जारी रखते हैं और 2 बेबी प्रोड्यूस होते हैं। बोथ बेबीज विल बी जेनेटिकली आइडेंटिकल, और ऐसे ट्विंस को हम जेनेटिकल आइडेंटिकल ट्विंस का नाम दे देते हैं। तो बच्चों ये जो एम्ब्रियो कलोनिंग है इसमें भी वही जेनेटिकल जो आइडेंटिकल ट्विंस पैदा होते हैं उसी से मिलता जुलता प्रोसेस है कि 2 ब्लास्टोमेयर मौजूद हैं, दोनों हुए एक दूसरे से सेपरेट। अब जब सेपरेट हो जाएंगे तो बच्चों दोनों इंडिपेंडेंट जाइगोट की तरह बिहेव करेंगे और हर ब्लास्टोमेयर में ग्रोथ के नतीजे में एक बेबी बनेगा और उस बेबी की फिर बर्थ हो जाएगी। इसी तरीके से जो दूसरा ब्लास्टोमेयर होगा वो भी जाइगोट की तरह बिहेव करेगा, उसके अंदर भी डेवलपमेंट होगी और उसके नतीजे में एक बेबी बनेगा और फिर उस बेबी की बर्थ हो जाएगी। बच्चों ये जो 2 ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होंगे बोथ विल बी 100% आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म, क्योंकि दोनों ऑर्गेनिज्म के अंदर डीएनए सेम है। एक तो बच्चे एम्ब्रियो कॉलोनी का ये मेथड है। इसके अलावा एक और मेथड भी होता है कि जब एक जाइगोट मौजूद होगा, सिंगल स्टेज पर मौजूद होगा, तो उसमें फर्स्ट क्लीवेज होगी तो 2 ब्लास्टोमेयर बनेंगे, फिर 2 ब्लास्टोमेयर से 4 बन जाएंगे, फिर 4 से 8 बन जाएंगे। इस तरह से बच्चे ब्लास्टोमेयर्स की तादाद इंक्रीज हो जाएगी और एम्ब्रियो बन जाएगा। इस एम्ब्रियो में सेल्स की तादाद ज्यादा होगी। इस एम्ब्रियो के क्लस्टर से भी कॉलोनी के जरिए ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। कैसे? इस एम्ब्रियो को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, सम टाइम इसको 4 पार्ट्स के अंदर भी डिवाइड कर दिया जाता है। जब जो हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो इस बिग एम्ब्रियो के अंदर जो सेल्स का क्लस्टर मौजूद है ये ब्रेक हो जाएगा और इस एम्ब्रियो में सेल्स के क्लस्टर्स अब 2 बन जाएंगे और दोनों क्लस्टर में जितने भी ये ब्लास्टोमेयर्स मौजूद होंगे सारे के सारे 100% आइडेंटिकल होंगे। सब के अंदर डीएनए सेम होगा। कहां से आया हुआ होगा? जाइगोट से आया हुआ होगा। फिर बच्चों ये दोनों जो छोटे छोटे एम्ब्रियो के क्लस्टर बने हैं इनकी फर्दर डेवलपमेंट होगी और हर एक से एक एक ऑर्गेनिज्म बनेगा। और बच्चों जो ऑर्गेनिज्म दोनों के दोनों बनेंगे 100% आइडेंटिकल होंगे। तो बच्चों ये जो प्रोसीजर है इसको हम क्लोनिंग का नाम दे देते हैं, यानी कि ये क्लोनिंग वाला प्रोसीजर 2 इंडिपेंडेंट सेल्स से भी हो सकता है और एक बिग क्लस्टर जो एम्ब्रियो में सेल्स का बनता है वहां से भी ये प्रोसेस हो सकता है। अब इसी एम्ब्रियो कॉलोनी के हवाले से हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं कि ये वो प्रोसेस है जो ऐसे ही होता है जैसा कि आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं। और इस एम्ब्रियो कॉलोनी से जो ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, आपस में तो वो 100% आइडेंटिकल होते हैं बट कैरी क्रोमोसोम्स फ्रॉम बोथ पेरेंट्स, लेकिन इनके अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं दोनों पेरेंट्स से आए हुए होते हैं। और इस एम्ब्रियो कॉलोनी को इस्तेमाल किया जाता है टू प्रोड्यूस जेनेटिकली आइडेंटिकल कैटल, जो कैटल्स हैं मवेशी हैं और जो दूसरे फॉर्म एनिमल्स हैं उनको प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
नेक्स्ट बच्चों, इसी एम्ब्रियो कॉलोनी का इस्तेमाल कमर्शियल पर्पस के लिए भी किया जाता है। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं कि जो बड़े वैल्यूएबल होते हैं, जो बड़े कीमती होते हैं, और जिनकी नॉन पेडिग्री होते हैं, यानी जिनका सीजनल नस्ल या जिनकी जो नस्ल होती है उनको अच्छे तरीके से साइंटिस्ट जानते हैं, अच्छी नस्ल से ताल्लुक रखते हैं, जैसे घोड़े वगैरह होते हैं। तो बच्चों, अगर इनकी कॉलोनी करनी हो तो यही एम्ब्रियो कॉलोनी वाला प्रोसीजर ही इस्तेमाल किया जाता है। साइंटिस्ट ने कोशिश की थी कि ह्यूमन क्लोनिंग भी की जाए, और इस ह्यूमन क्लोनिंग से जो ह्यूमन बनाए जाए उन ह्यूमन को एज आ ट्रांसप्लांट डोनर इस्तेमाल किया जाए। मतलब क्या होगा कि उन एनिमल यानी उन ह्यूमन से लिवर है या किडनी है या बाकी कुछ बाकी बॉडी के कुछ पार्ट्स होते हैं, उन उन यानी कि ह्यूमन से लेकर किसी दूसरे इंसान को लगाया जाए, उनको ट्रांसप्लांट डोनर के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। ये साइंटिस्ट ने कोशिश तो की थी, लेकिन बच्चों इसके ऊपर अच्छा खासा एक कंट्रोवर्शियल वाली सिचुएशन बन गई थी। और मुतजाद राय साइंटिस्ट की थी। कुछ कहते थे भी कर लिया जाए प्रोसीजर, कुछ कहते थे भी ना किया जाए, गैर अखलाकी है। तो एट द एंड ये हुआ कि यूएसए के प्रेसिडेंट ने ह्यूमन कॉलोनी के ऊपर पाबंदी लगा दी थी। अब जो बाकी एनिमल्स हैं उनकी तो कॉलोनी हो रही है, लेकिन ह्यूमन कॉलोनी पर पाबंदी है, ह्यूमन कॉलोनी नहीं हो रही है। इस कॉलोनी के बच्चे जो बेसिक मकसद है वो है यूज फॉर अचीविंग यूजेनिक एम, यानी हम मनपसंद खसूसियात वाले अगर ऑर्गेनिज्म को बनाना चाहें तो इस एम्ब्रियो कॉलोनी के थ्रू बना सकते हैं।